नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए एंड आरएनए इन ए लिविंग सेल। स्टूडेंट्स, जैसा कि इस पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि आज हम कुछ हेरिडिटी की बात करेंगे, अर्थात आनुवंशिकता की बात करेंगे। हम यह बात करेंगे कि कैसे कुछ स्पेशल फिजिकल एवं मेंटल कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में स्थानांतरित होते हैं। इन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स का स्थानांतरण हेरिडिटी कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी अर्थात आनुवंशिकता को कैरी करने वाले पदार्थ अथवा अणु क्या होते हैं। हमें पता है कि बॉडी की जो प्रत्येक सेल होती है, हमारे बॉडी की अर्थात लिविंग बॉडी की प्रत्येक सेल में हजारों तरह के विभिन्न प्रोटीन होते हैं, उपस्थित होते हैं। बॉडी की प्रत्येक सेल में हजारों तरह के प्रोटीन उपस्थित होते हैं। तब प्रश्न यह उठता है कि बॉडी के सेल्स को कैसे पता चलता है कि उनको इन हजारों प्रोटीन में से कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज करना है। क्योंकि हजारों तरह के प्रोटीन हैं, तो हजारों तरह के प्रोटीन कैसे बने? हजारों तरह के प्रोटीन विभिन्न एमिनो एसिड सीक्वेंस से बने, अर्थात विभिन्न एमिनो एसिड एक निश्चित क्रम में जुड़े तब एक विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो कौन से विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण सिंथेसिस सेल को करना है, कोशिका को करना है, इस बात का पता कोशिका को कैसे चलता है, यह प्रश्न है। इसका जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत कार्य किया और 19th सेंचुरी के एंड में अर्थात 19वीं शताब्दी के अंत में बायोलॉजिस्ट अर्थात विभिन्न जीव वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के द्वारा यह पता किया कि जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है, अर्थात जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, संचरण जो है वह न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस में भी विशिष्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं, उनका ट्रांसमिशन करती हैं, वो क्रोमोसोम्स हैं। The heredity information was thought to reside in genes within the chromosomes. और फिर यह सोचा गया कि क्रोमोसोम्स में भी जीन में हेरिडिटी इंफॉर्मेशन उपस्थित रहती है या कलेक्टेड रहती है। Chemical analysis of nuclei showed chromosomes are made up largely of proteins called histones and nucleic acid. रासायनिक विश्लेषणों से यह पता चला कि न्यूक्लियाई में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, केंद्रकों में जो क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। बाय द 1940s इट बिकम क्लियर, फिर धीरे धीरे रिसर्च से यह क्लियर हो गया कि डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कैरी दी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। आनुवंशिकता की जो सूचना है वो हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन डीएनए कैरी करते हैं, अर्थात डीएनए में उपस्थित होती है। यही एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं या एक संतति से दूसरी संतति में कैरी करते हैं। Other work in 1940s demonstrated that each gene controls the manufacture of one protein. और 1940s में और भी कई कार्य हुए और जिससे यह पता चला कि प्रत्येक जीन एक प्रोटीन के मैन्युफैक्चर को कंट्रोल करता है। Thus, the expression of a gene in terms of an enzyme protein led to the study of protein synthesis and its control. इस प्रकार एंजाइम प्रोटीन के रूप में जीन प्रोटीन सिंथेसिस को कैरी भी करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस करवाता भी है और इसको कंट्रोल भी करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस को करवाता है ना, और इसको कंट्रोल करता है। अब आते हैं हम न्यूक्लिक एसिड पे, क्योंकि हमने कहा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं।
तो सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड किसी भी सेल में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए एवं डीएनए। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एवं आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड हैं ये पॉलीमर्स हैं और इनकी मोनोमर यूनिट है न्यूक्लियोटाइड्स, अर्थात न्यूक्लियोटाइड मोनोमर यूनिट के पॉलीमराइजेशन से डीएनए एवं आरएनए बनते हैं। अर्थात डीएनए एवं आरएनए की मोनोमर यूनिट न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 विशिष्ट चीज़ों से मिलके बना होता है। एक बेस जिसे कि नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं, नाइट्रोजनिक क्षार कहते हैं, जो कि प्यूरिन और पिरिमिडीन तरह की होती हैं। एक मोनोसेकेराइड अर्थात एक शुगर का मॉलिक्यूल जो कि मोनोसेकेराइड होता है, जो कि राइबोस शुगर होती है अथवा डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, एंड एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो इन 3 प्रकार की चीज़ों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है, या 3 केमिकल्स से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये 3 केमिकल हैं, एक नाइट्रोजिनस बेस जो कि प्यूरिन अथवा पिरिमिडीन तरह का होता है, एक मोनोसेकेराइड शुगर जो कि राइबोज होती है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज होती है, एंड एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड को बता रहा है, यह संरचना एक न्यूक्लियोटाइड मोनोमर को बता रही है। यहाँ इस मोनोमर में यह जो ब्लू कलर का पार्ट है यह बेस को बता रहा है, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनिक क्षार। यह जो पर्पल कलर का पार्ट है यह शुगर को बता रहा है, यह शुगर मोनोसेकेराइड शुगर है। और ये जो रेड कलर का पार्ट है यह पार्ट फॉस्फोरिक एसिड यूनिट को बता रहा है। और यह तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट बनाते हैं, और अलग अलग न्यूक्लियोटाइड यूनिट के मिक्स होकर जुड़ने से या अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए अथवा आरएनए होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं। फाउंड इन ऑल लिविंग सेल एक्सेप्ट आरबीसी, आरबीसी के अलावा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स के अलावा प्रत्येक लिविंग सेल में पाए जाते हैं। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए एवं आरएनए। डीएनए न्यूक्लियस में उपस्थित होता है एवं आरएनए साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है, अर्थात कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। डीएनए और आरएनए अर्थात इन दोनों न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन, कार्य क्या है? इनका फंक्शन है इन द स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए और आरएनए का कार्य जेनेटिक मटेरियल अर्थात आनुवंशिक पदार्थों के संचरण एवं स्टोरेज, संग्रहण का कार्य करते हैं। डीएनए और आरएनए अर्थात न्यूक्लिक एसिड 2 कार्य करते हैं, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन भी करते हैं और उनका स्टोरेज भी करते हैं। एंड कंट्रोल एंड डायरेक्ट ऑल प्रोटीन सिंथेसिस, और कोशिका में जितने भी प्रकार के, सभी प्रकार के प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं और निर्देशित करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ये कार्य है न्यूक्लिक एसिड का। क्योंकि हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, अर्थात न्यूक्लिक एसिड जो है वो जिनकी मोनोमर यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है और खूब सारे एक 2 से अधिक न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड 3 सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। एक शुगर का अणु होता है, शुगर जो होती है वो मोनोसेकेराइड होती है। एक बेस का अणु होता है, यह बेस प्यूरिन या पिरिमिडीन होता है, और एक फॉस्फोरिक एसिड यूनिट होती है। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं शुगर। न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर उपस्थित होती है वह शुगर होती है राइबोज
एंड डीऑक्सीराइबोज। यह शुगर दो प्रकार की होती है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज शुगर आरएनए में मिलती है, आरएनए में पाई जाती है, या आरएनए राइबोज शुगर से बनता है, एवं डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में उपस्थित होती है, अर्थात डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर से बनता है। सर्वप्रथम आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये शुगर मॉलिक्यूल है और इसमें 5 कार्बन एटम हैं, एक ऑक्सीजन बीच में उपस्थित है और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 2 3 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित है। दोनों ही राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर में एक ही डिफरेंस उपस्थित है। दोनों की संरचना एकदम समान है, केवल 2 डिग्री जो कार्बन एटम है उस पर राइबोज शुगर में तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप उपस्थित होता है, और जबकि डीऑक्सीराइबोज में डीऑक्सी अर्थात ऑक्सीजन रहित राइबोज यानी 2 डिग्री कार्बन एटम पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन उपस्थित है, अर्थात ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सी हो गया है, अर्थात ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो डीएनए और आरएनए में उपस्थित शुगर जो है उसमें वो एक ही शुगर है, सेम शुगर है, बस एक ही डिफरेंस है इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। आरएनए की राइबोज शुगर में 2 डिग्री कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जबकि डीएनए की डीऑक्सीराइबोज शुगर में 2 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, उसकी जगह हाइड्रोजन उपस्थित है। ये जो राइबोज एवं डीऑक्सीराइबोज शुगर हैं, यह एल्डोपेंटोज शुगर कहलाती हैं। जैसे यह राइबोज शुगर जो है ये इसकी ओपन चेन फॉर्मूला है, अर्थात खुली श्रृंखला का सूत्र है। यह खुली श्रृंखला बता रही है कि यह 5 कार्बन एटम से मिलकर बनी है और फर्स्ट कार्बन एटम जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, अर्थात यह एक एल्डोपेंटोज शुगर है। इस एल्डोपेंटोज शुगर में जब लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक पानी का अणु निकल जाता है तो यह एल्डोपेंटोज शुगर जो है वो क्लोज्ड फॉर्म में बदल जाती है। और इस क्लोज्ड फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ से ये जो 4 डिग्री कार्बन वाला 4 नंबर का जो कार्बन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स इस एल्डिहाइडिक कार्बोनिल कार्बन एटम जो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यह अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन को दे देता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन को देने से यहाँ एक बॉन्ड बन जाता है और यह जो हाइड्रोजन है यह हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है और यह प्रोटॉन निकलकर इस ऑक्सीजन पर कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पर अटैच हो जाता है और यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन पर अटैच होने के कारण यह जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है। तो यह जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बोनाइल का 1 डिग्री कार्बन का 1 डिग्री कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये यहाँ प्रदर्शित हो रहा है और ये जो ऑक्सीजन ने यहाँ बॉन्डिंग की थी, यानी ऑक्सीजन ने कार्बोनाइल कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो हुई थी, यह इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिए गए थे कार्बोनाइल कार्बन को और ऑक्सीजन मतलब क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन गई थी, तो यह ऑक्सीजन यहाँ उपस्थित है। 2 डिग्री OH यहाँ उपस्थित है, 3 डिग्री कार्बन का OH यहाँ उपस्थित है, 4 डिग्री कार्बन का O जो है वो 1 डिग्री कार्बन के कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा था और इस प्रकार से यह एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन गई थी, अर्थात इस प्रकार से डी राइबोज शुगर से बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बन जाती है। तो यह एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है और यह एक ओपन स्ट्रक्चर है। यह ओपन एल्डोपेंटोज है और ये क्लोज्ड राइबोफ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है। 2 तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, फ्यूरेनोज और पायरेनोज। तो इसमें हमने यहाँ ये पढ़ा। इसके बाद
अब न्यूक्लिक एसिड में बेसेस अर्थात न्यूक्लिक एसिड जिन बेसेस से मिलकर बनी थी उन बेसेस अर्थात क्षारों की हम स्टडी करेंगे। ये क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। दोनों ही प्रकार के क्षारों में नाइट्रोजन एटम उपस्थित होता है और दोनों ही क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको बेसेस कहते हैं। दो प्रकार के हैं प्यूरीन्स एवं पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स में दो प्रकार के बेस हैं, एडिनिन एंड गुआनिन। एडिनिन एंड गुआनिन, एडिनिन दोनों ही न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, डीएनए में भी और आरएनए में भी। गुआनिन भी डीएनए एवं आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। पिरिमिडीन्स टाइप की जो बेस हैं, यह बेस तीन प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। साइटोसिन जो है ये तीनों ही सिंगल चेन कंपाउंड होते हैं, मतलब सिंगल क्लोज्ड चेन कंपाउंड होते हैं और साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में उपस्थित होता है, थाइमिन डीएनए में उपस्थित होता है एवं यूरेसिल आरएनए में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से हमने यह स्टडी की कि जो डीएनए और आरएनए हैं ये दो विभिन्न बेस से मिलकर बने होते हैं। यह बेस प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स होते हैं। प्यूरीन्स दो प्रकार के होते हैं, एडिनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन्स तीन प्रकार के बेस होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि डीएनए में चार बेस हो गए, एडिनिन, गुआनिन ये दोनों प्यूरीन्स हैं और साइटोसिन एवं थाइमिन ये पायरिमिडीन्स हैं। आरएनए में चार बेस होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, प्यूरीन्स और साइटोसिन एंड यूरेसिल, यानी कि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल उपस्थित होता है। डीएनए में थाइमिन होता है तो आरएनए में यूरेसिल बेस उपस्थित होता है। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।